हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसकी हेल्प से हम जो है सारे के सारे अणुसंख्या गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपके सामने टॉपिक दिया हुआ है वांट ऑफ गुणांक, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? आई से। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि आई इक्वल्स टू प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा हुआ सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा है, हिमांक में अवनमन पढ़ा है, परासरण दाब पढ़ा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन। तो प्रेक्षित देखिए ऊपर सारे के सारे प्रेक्षित अणुसंख्या डेल्टा पी मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा बी टी बी, ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन पाई, ये हो गया आपका परासरण दाब। तो प्रेक्षित वाली सारी वैल्यूज ऊपर आएगी अंश में, और जो सैद्धांतिक वाली वैल्यूज है सारी की सारी क्या आएगी? नीचे। अब इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ऊपर दिया हुआ है आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। ठीक है, अभी ये समझेंगे कैसे। और बटावा आयनन या संगुणन के पूर्व लिए गए कणों की संख्या, इनको अभी आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, इसे फॉर्मूला से अपन डेफिनेशन निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए जो आई होता है वांट ऑफ गुणांक, उसकी तीन वैल्यू संभव है। एक तो आई इक्वल्स टू 1 हो सकता है, एक हो सकता है आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। एक तो 1 हो सकता है, एक आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, और एक आई की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो मतलब ना तो विलयन के अंदर विलय के अणु का ना तो संगुणन हुआ है ना ही वियोजन हुआ है। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मतलब आयनन हुआ है, वियोजन हुआ, टुकड़े हुए हैं उसके। और अगर आई की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब टुकड़े नहीं, उसमें छोटे छोटे अणुओं ने मिलकर एक बड़ा अणु बनाया है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखिए आगे हम जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे उनको आई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वांट ऑफ गुणांक के फॉर्म में। जितने भी फॉर्मूलेस थे बस उनमें करना कुछ नहीं, जो भी फॉर्मूला थे, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो बस उसके आरएचएस वाले भाग में आई का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, उसके आरएचएस वाले भाग में हमें आई का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हिमांक में, ऐसे ही परासरण दाब में। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है वांट ऑफ गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि एक पदार्थ है ए। ठीक है, ए अभिक्रिया करेगा, टूटेगा। आयनन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो स्टार्टिंग में उसके मोल कितने थे? हमने 1 मान लिए। स्टार्टिंग में उसके कितने मोल मान लिए हैं? 1, ये 1। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ? जब वो टूटना चालू हुआ तो कितना टूट गया? देखिए बता देते हैं कितना टूटा। ये टूट गया अल्फ़ा। कितना टूट गया? अल्फ़ा। ठीक है, वो अल्फ़ा टूट गया। ठीक है, तो देखिए इसको समझेंगे, 1 मिनट। आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में वो 1 था। ठीक है, और टूटा कितना? अल्फ़ा। ठीक है, अब जितना टूटेगा उतना ही उत्पाद बनेगा, तो प्लस हमने कितना लिख दिया? एन अल्फ़ा। एन का मतलब हुआ मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि आयनन से अणुओं की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या, तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो ये बताओ प्रेक्षित मोलों की संख्या बाद में कितनी हुई? 1 माइनस अल्फ़ा तो थी, और प्लस एन अल्फ़ा और ऐड कर दिया हमने। तो इनका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? ये कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे इसको समझेंगे। ये बताइए विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, मतलब स्टार्टिंग में कितना था? 1 था। अब फॉर्मूला क्या है? आई का फॉर्मूला आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटाओ आयनन से पूर्व। पश्चात तो कितनी आ गई? 1 प्लस अल्फ़ा
और कोष्टक में आ गया n-1 और पहले बटा हुआ कितना, पहले कितना था 1। तो जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके वज्र गुणा करके तो आएगा अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस i-1 अपॉन n-1, इस तरह से आ सकता है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है देखिए, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड पढ़ा था हमने का 0.1 m ये सांद्रता दे दी, विलियन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, 46% आयनित होता है, ये अल्फा की वैल्यू दे दी है। तो विलियन का प्राशर दाब पाई निकालना, आर की वैल्यू दे रखी है। देखिए हमने पढ़ा पाई इक्वल्स टू क्या होता है ICRT। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सी की वैल्यू दे रखी है 0.1, आर की वैल्यू दे रखी है 0.082, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। ओके, तो हमें सबसे पहले आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अभी पढ़ा हमने आई इक्वल्स टू क्या पढ़ा है 1 प्लस, ठीक है, फॉर्मूला जो था हमारा 1 प्लस अल्फ़ा n-1 अपॉन 1 से, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 46 पॉइंट, ये अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये हमने अल्फ़ा की जगह रख दिया। ये फार्मूला कहाँ से आया देखिए यहाँ से, ये फार्मूला हमने लिया ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसमें रखिए सारी वैल्यूज़। तो अल्फ़ा की जगह 46% है तो 100 हो गया। अब कोष्टक में n-1, अब 5 कहाँ से आ गया, 5 आएगा जब ये K4FeCN6 टूटेगा तो 4 तो पोटेशियम के आयन बनेंगे 4K प्लस, और जो बड़ा कोष्टक वाली सारी वैल्यूज है ये एक साथ रहती है। तो 4 तो K प्लस बन गए और FeCN6 माइनस बन गया, तो ऐसे 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ये सारी वैल्यूज़ रख के जब सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.84, ठीक है, ये है। तो अब सारी वैल्यूज़ आई की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो आई आ गया, सी दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है। टी हमें से किस में लेना है केल्विन में। तो जब सारी वैल्यूज रख के सोल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 6.98 वायुमंडल ATM। ऐसे वॉन्ट ऑफ गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध सेम वैसा ही है, बस ये ध्यान रखना है कि वियोजन की मात्रा में हमने n का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर n का क्या करेंगे डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि संगुणन से कणों की संख्या में कमी आती है, बाकी वैसा ही। तो देखिए आप यहाँ पर ये हमने एक तरह से ये देखो अल्फ़ा पहले मल्टीप्लाई किया था, इस बार क्या किया है हमने डिवाइड किया है। बस संगुणन में डिवाइड करना और वियोजन में क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए आगे बिल्कुल वैसा ही है, दोनों को ऐड करके हमने वैसा किया है, ठीक है, पहले के जैसा ही चल रहा है सारा। ये देखिए 1 माइनस अल्फ़ा उसमें भी था, प्लस उसमें n का मल्टीप्लाई था, यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड हो गया। ओके, अब इसको जब पूरा सोल्व करेंगे वज्र गुणा करके एलसीएम लेके तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा ये वाला, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। बस ये याद रखना आपको, ये आपको फॉर्मूला बनाना बहुत कम पूछा जाता है, डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे दोनों के। अब इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। मतलब बेंजोइक अम्ल तो क्या हो गया है विलेय, और बेंजीन क्या हो गया है विलायक। इस विलयन का हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF दे दिया है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा तो मतलब अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो हिमांक में अवनमन होता है उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, MB = KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000 है ये, ठीक है। ये 1000 में है, 100 नहीं है, ये क्या है 1000, यहाँ 10 और लगेगी। ओके, अब देखिए जो वैल्यूज़ दे रखी है, KF दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, WB दे रखा है, WA दे रखा है। जब ये सारी रख के सोल्व करेंगे तो हमारे पास MB आ जाएगा 241। अब देखिए जो वांट ऑफ गुणांक होता है वो अणुभार के लिए उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या है, सैद्धांतिक वैल्यू ऊपर आती है और प्रेक्षित नीचे आती है। सैद्धांतिक तो कितनी होनी चाहिए, जब बेंजोइक अम्ल का अणुभार निकालते तो 122 आना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, C6H5COOH। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा 122, और प्रेक्षित हमारा आ गया 241। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.506। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा और संगुणन की मात्रा में ये संबंध होता है। तो एन देखिए, एन बेंजोइक अम्ल जब टूटता है तो दो कण बनाता है। कैसे, C6H5COO- ये तो एक टूटेगा और H प्लस अलग, तो एक और कितने हो गए 2।
तो एन की वैल्यू 2 आ गई, आई की वैल्यू निकाल ली, ये सारा सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारा वॉन्ट ऑफ गुणांक वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अब हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, देखिए बता देता हूँ मैं, वो होता है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझेंगे। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी होती है, सबको पता है। तो CO2 तो गैस हो गई, कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया, लिक्विड। तो लिक्विड मतलब द्रव के अंदर गैस कैसे घुलती है, तो टॉपिक है हमारा गैसों की द्रव में विलेयता, ये टॉपिक, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता है वो कैसे डिपेंड करती है, उसको समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था, ठीक है। तो हेनरी ने क्या बताया कि जो गैस घुली है द्रव में, वो गैस जितना ज़्यादा द्रव पर दाब लगाएगी वो गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। तो मतलब किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उस गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, आपके सामने नियम है, स्थिर ताप पर ये वाला सारा नियम है, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाई गई दाब की क्या होती है, समानुपाती। मतलब गैस जितना ज़्यादा दाब लगाएगी विलायक पर उतनी ज़्यादा गैस की मात्रा घुलेगी। तो गैस की मात्रा मतलब एम, ये रहा एम, समानुपाती किसके, पी के। तो मतलब गैस जितना ज़्यादा दाब लगाएगी उतनी ज़्यादा मात्रा घुलेगी, और समानुपाती अच्छी न हटेगा तो यहाँ स्थिरांक लगेगा के को क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। ये हेनरी का नियम है। अब हेनरी के नियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ये हेनरी के नियम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो इनको समझेंगे। सबसे पहला कारक है कि दाब बहुत ज़्यादा ना होनी चाहिए, गैस के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दाब नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दाब लगाने से वो सॉलिड में चेंज हो सकती है, उसके अणु ज़्यादा पास आ जाएंगे। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए, 2 कंडीशन। तीसरा, जो गैस है वो विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, केवल उसमें घुलनी चाहिए, क्रिया नहीं करनी चाहिए। और चौथा है कि विलयन जो होना चाहिए तनु होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है विलयन में तो हेनरी का नियम लागू होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये 4-5 क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट किया है। आप इसका रिवीजन करें साथ का साथ, ठीक है। और इसको टेस्ट के लिए रेडी करते रहें। जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वो ही आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, उससे ज़्यादा आपके कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस बायो और मैथ के, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। आप इनका बेनिफिट लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में जिनको पता नहीं है, जो घर पर बैठे हैं अभी, उनको बताएं ताकि टाइम का यूज हो सके। ओके, थैंक यू।